इस वीडियो में हम प्रिज्म और प्रिज्म द्वारा होने वाले वर्ण विक्षेपण के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और देखें प्रिज्म एवं प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म कांच का एक त्रिभुजाकार टुकड़ा है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार से। तो प्रिज्म किसी माध्यम के उस भाग को कहते हैं, प्रिज्म किसी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए, ये है कोण, जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। ये दो समतल पृष्ठ हो गए, इनके बीच का ये कोण हो गया। किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच के भाग को हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है। तो और इस कोण को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। और इस कोने को जिस बिंदु पर ये मिलते हैं हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण। तो प्रिज्म की परिभाषा क्या है? प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच में स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। ये पृष्ठ बने हुए हैं इस प्रकार से, तो इन पृष्ठों को हम क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ। ये भी अपवर्तक, तीनों अपवर्तक होते हैं इसमें, अपवर्तक पृष्ठ। और इन अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण क्या कहलाता है? अपवर्तक कोण। और जहां पे दो अपवर्तक पृष्ठ मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? अपवर्तक कोण कहते हैं। तो देखिए प्रिज्म की परिभाषा क्या है? प्रिज्म किसी कोण पर झुके हुए, प्रिज्म किसी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। फिर लिखेंगे इस प्रकार दो समतल पृष्ठों के बीच बने कोण को अपवर्तक कोण, और जिस बिंदु पर दो समतल पृष्ठ मिलते हैं उसे अपवर्तक कोण कहते हैं। और ये दोनों पृष्ठ क्या कहलाएंगे? अपवर्तक पृष्ठ। तो प्रिज्म किसी पारदर्शी माध्यम के उस भाग को कहते हैं जो किसी कोण पर झुकी हुई दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। इन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ और इनके बीच के कोण को अपवर्तक कोण कहते हैं। और दोनों पृष्ठों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? अपवर्तक कोण कहलाती है। अब हम देखेंगे प्रिज्म हो गया, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। अब हम देखेंगे प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है? इस चित्र के बारे में ही सीधा लिखना है। तो लिखेंगे माना ABC एक प्रिज्म है, ABC एक प्रिज्म है जिसमें BAC इसका क्या है? अपवर्तक कोण है। फिर इसके बाद हम लिखेंगे वायु के सापेक्ष इस कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG है। ये क्या है? वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। ठीक है। तो इसमें शुरू से लिखेंगे माना कि ABC एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म कोण BAC है, ये वाला कोण, और कांच का अपवर्तनांक ANG है वायु के सापेक्ष। माना कोई आपतित किरण PQ, आपतित किरण PQ, ये हो गई आपतित किरण PQ, प्रिज्म के पृष्ठ AB पर टकराती है और बिंदु Q से अपवर्तित होकर QR दिशा में चली जाती है। ये गई QR दिशा में, और पृष्ठ AC से पुनः अपवर्तित होकर RS दिशा में बाहर निकल जाती है। अब देखिए हम लिखेंगे बिंदु Q और बिंदु R पर हम अभिलंब खींचते हैं। ये हमने अभिलंब खींच दिए। बिंदु QR के पृष्ठ, बिंदु QR AC के पृष्ठ R से अपवर्तित होकर RS दिशा में बाहर निकलती है। प्रिज्म PQ की दिशा में आने वाली किरण
प्रिज्म PQ की दिशा से आने वाली किरण RS दिशा में विचलित कर देता है। इस प्रकार प्रकाश की दिशा में विचलन उत्पन्न हो जाता है। आपतित किरण PQ को आगे और निर्गत किरण RS को पीछे बढ़ाने पर, जब हम आपतित किरण PQ को आगे की ओर बढ़ाएंगे और निर्गत किरण RS को पीछे की ओर बढ़ाएंगे, तो इनके बीच जो कोण निर्मित होता है इसे हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण। इस बिंदु को रख देंगे हम D। इसे हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। और इसे हम किससे लिखते हैं? स्मॉल डेल्टा से लिखते हैं। और जब हमने ये अभिलंब खींचे हैं तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण होगा। तो देखिए इसमें हम एक बार फिर से प्रिज्म द्वारा प्रकाश का विचलन तो लिखेंगे। ABC एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण BAC है और वायु के सापेक्ष इसके कांच का अपवर्तनांक ANG है। जब कोई प्रकाश की किरण PQ प्रिज्म के पृष्ठ AB पर आपतित की जाती है तो बिंदु Q से अपवर्तन के पश्चात QR दिशा में जाती है और पृष्ठ AC पर बिंदु R से पुनः अपवर्तित होकर RS दिशा में बाहर निकल जाती है। बिंदु Q और R पर अभिलंब खींचे और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण, ठीक है, होगा। इसके बाद हम लिखेंगे PQ किरण और RS किरण को, PQ किरण को आगे की ओर और RS किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर ये दोनों किरणें बिंदु D पर मिलती हैं और बिंदु D पर इन दोनों किरणों के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं और इसे डेल्टा के द्वारा लिखते हैं। इस कोण को हम क्या कहते हैं? विचलन कोण। तो इसे हम लिख देंगे विचलन कोण। विचलन कोण कौन सा है? ये है डेल्टा। ये किसका साइन है? डेल्टा का। डेल्टा दो प्रकार के होते हैं, ये छोटा डेल्टा है, एक ऐसा त्रिभुज जैसा डेल्टा बन जाता है। आगे देखिए, यदि हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरण को आपतन कोण I को बढ़ाते हैं, I का मान बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान घटता जाता है। जैसे जैसे हम प्रिज्म पर गिरने वाली किरण आपतन कोण I का मान बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे विचलन कोण का मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। और विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण क्या हो जाता है? न्यूनतम हो जाता है। आपतन कोण और बढ़ाने पर विचलन कोण फिर बढ़ने लगता है। इस प्रकार केवल एक ही विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम कोण को अल्पतम या न्यूनतम विचलन कोण कहते हैं। मतलब जब हम इस आपतन कोण का मान धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो इस विचलन कोण का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। मतलब जब हम इस प्रिज्म में किरण को इस प्रकार खींचें, इस प्रकार से, तो ये हो गई आपतित किरण PQR। अब ये हो गई निर्गत किरण। अब हम जब इसे बढ़ाएंगे तो इसका जो कोण है इसका मान क्या होता जाता है? घटता जाता है। जितना कोण आपतन कोण का I का मान बढ़ेगा उतना ही क्या हो जाएगा? प्रिज्म का कोण या विचलन कोण का मान घटता जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम I का मान बढ़ा देते हैं तो क्या होता है? विचलन कोण का मान घटता जाता है और विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम हो जाता है। इस विचलन कोण को या इस न्यूनतम विचलन कोण को हम क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। अब हम लिखेंगे, माना किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है, माना किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण A है और किसी विशेष रंग के लिए अल्पतम विचलन कोण डेल्टा, अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 बटे साइन A अपॉन 2। ये कब है? जब हम लिखेंगे माना किसी प्रिज्म का कोण A हो और प्रिज्म का किसी विशेष रंग के लिए प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा M हो तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन A प्लस डेल्टा M अपॉन 2 अपॉन साइन A/2 होगा। तो एक बार फिर से देखेंगे, माना ABC एक प्रिज्म है जिसमें प्रिज्म कोण A है
प्रिज्म कोण ए है या अपवर्तक पृष्ठों के बीच बना कोण ए है। अब लिखेंगे जब कोई किरण पी क्यू अप पृष्ठ AB पर आपतित की जाती है तो यह बिंदु Q से अपवर्तित होकर QR दिशा में जाती है और पृष्ठ AC पर पुनः बिंदु R से अपवर्तित होकर RS दिशा में जाती है। बिंदु Q और R पर हमने अभिलंब खींचे और PQ किरण को आगे की ओर और RS किरण को पीछे की ओर बढ़ाया तो दोनों किरणें बिंदु D पर मिलती हैं। इस प्रकार बिंदु D पर हमें डेल्टा कोण प्राप्त होता है जिसे हम क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। जैसे ही हम आपतन कोण I का मान धीरे धीरे बढ़ाते हैं विचलन कोण का मान घटता जाता है और एक विशेष आपतन कोण के लिए विचलन कोण का मान न्यूनतम होता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को ही अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम आदला पा तावतन, तो इस विशेष न्यूनतम या विशेष न्यूनतम कोण को ही क्या कहते हैं, अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा एम से लिखते हैं। अब हम लिखेंगे माना किसी प्रिज्म का कोण ए है और प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेल्टा एम है, तब उस रंग के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए अपॉन 2। अब हम देखेंगे वर्ण विक्षेपण। अब हम देखेंगे प्रकाश, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण क्या है, यह है प्रिज्म ABC। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर रखे पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है। 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है। ये 7 रंग कौन कौन से होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये 7 रंग दिखाई देते हैं। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो इन्हें लाल का मतलब है रेड, नारंगी का मतलब है ऑरेंज, पीला का मतलब है येलो, हरा का मतलब है ग्रीन, नीला का मतलब है ब्लू, जामुनी का नंबर मतलब है वॉयलेट, इंडिगो, INDI इंडिगो, वैगनी है वॉयलेट, VIOLET। देखिए यदि हम इनका फर्स्ट वर्ड लिख लें तो VIVGYOR बनता है। क्या बनता है, VIVGYOR, जिसे हम कहेंगे विबग्योर। या एक एक अक्षर हिंदी में लिख लें तो बे, जा, नी, हा, पी, ना, ला। ठीक है, तो अब देखिए वर्ण विक्षेपण के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर रखे पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम क्या कहते हैं, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर रखे पर्दे पर हमें 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस क्रम को हम क्या कहते हैं, वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। ये है कोई पर्दा, ये क्या है, पर्दा। तो जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है जिसे वर्ण क्रम या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब देखिए जो किरण प्रिज्म पर डाली जाती है इस किरण को हम क्या कहते हैं, आपतित किरण। कौन सी किरण होती है, आपतित किरण। ठीक है, और ये किस प्रकार की किरण है, श्वेत प्रकाश की किरण है, श्वेत प्रकाश, श्वेत प्रकाश किरण। ठीक है, तो देखिए
अब हम वर्ण विक्षेपण पढ़ेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार, यह है आधार की ओर झुक जाती है। और यदि वह किरण सूर्य के श्वेत प्रकाश की है तो वह झुकने के साथ साथ विभिन्न रंगों में विभाजित हो जाती है। तो इस प्रकार विभिन्न रंगों के समूह को या विभिन्न रंगों के क्रम को हम क्या कहते हैं? वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण कहलाती है। श्वेत प्रकाश की किरण के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया वर्ण विक्षेपण कहलाती है। अब हम इसके बारे में लिखेंगे। सन 1866 में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने देखा, जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण को किसी प्रिज्म में से होकर गुजारा जाता है तो दूसरी ओर रखे सफेद पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है। इस पट्टी का एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी है और बीच में हमें अनेकों रंग अविरतता के रूप में फैले हुए दिखाई देते हैं। अर्थात किन्हीं दो रंगों के बीच स्पष्ट अलग अलग करने वाली या पृथक्करण रेखा दिखाई नहीं देती है। इन सभी के लिए हमारे पास नाम नहीं है, परंतु हमें कुछ रंग इस क्रम में दिखाई देते हैं, जैसे बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, या इंग्लिश में कहें तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या शॉर्ट में कहें तो इसे हम क्या देते हैं नाम? विबग्योर या बेजानिया पीनाला द्वारा याद रख सकते हैं। मतलब हमें से इन रंगों का क्रम याद रखने के लिए या तो विबग्योर का यूज करेंगे, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, या इस शब्द से ध्यान रखेंगे बेजानिया पीनाला, मतलब बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल। तो देखिए, इससे हमें यह पता चलता है कि जब श्वेत के प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणें का प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन भी भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम, क्योंकि यह सीधी जा रही है लगभग, तो लाल प्रकाश की किरण का विचलन सबसे कम। देखिए, प्रकाश की किरण जब प्रिज्म में से होकर गुजर रही है तो लाल रंग की प्रकाश का विचलन सबसे कम, लाल रंग का विचलन सबसे कम। तो ज्यादा किसका होगा? बैंगनी का विचलन सबसे अधिक। ठीक है, तो देखिए, लाल रंग की प्रकाश किरण का विचलन सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक। तो अन्य रंगों की किरणों के विचलन लाल और बैंगनी किरणों के बीच में होता है। सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर माना जा सकता है। प्रिज्म केवल इन रंगों को अलग अलग कर देता है। बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। अब देखिए, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, क्योंकि इसका विचलन अधिक है तो तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? तरंगदैर्घ्य सबसे कम। तो सबसे अधिक किसकी होगी? लाल रंग की। तो हम लिख देंगे लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक, बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम, तो लाल रंग की तरंगदैर्घ्य क्या हो जाएगी? सबसे अधिक हो जाएगी। तो इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इन रंगों की तरंगदैर्घ्य भी क्या होगी? अलग अलग होती है, परंतु इनकी चाल निर्वात में समान होती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। तो देखिए, न्यूटन के पश्चात विभिन्न वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया कि प्रकाश केवल लाल रंग से बैंगनी रंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि लाल रंग से ऊपर और बैंगनी रंग से नीचे भी काफी विस्तार में फैले हैं। इन्हें प्रकाश न कहकर क्रमशः अवरक्त विकिरण या पराबैंगनी विकिरण कहते हैं। ये अदृश्य विकिरण होते हैं जो हमें आंख से दिखाई नहीं देते हैं।
तो हम प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण फिर से बोलेंगे, फिर से रिपीट। देखिए वर्ण विक्षेपण, सबसे पहले जब कोई श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म में से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर रखे पर्दे पर 7 रंगों का एक क्रम दिखाई देता है जिसे वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी रंगों में विभाजित होने की क्रिया को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं। फिर सन 1866 में वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन ने देखा जब सूर्य के श्वेत प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो दूसरी ओर लगे पर्दे पर एक रंगीन पट्टी बन जाती है और इस पट्टी का एक सिरा लाल और दूसरा सिरा बैंगनी होता है और इनके बीच में असंख्य रंग अविरतता रूप में फैले हुए होते हैं, परंतु हमें कुछ मुख्य रंग ही स्पष्ट दिखाई देते हैं जो क्रमशः बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल है। इसे संक्षेप में विबग्योर या बेजानी या पीनाला के द्वारा याद रखा जा सकता है। अब देखिए हम लिखेंगे जब प्रकाश की किरण प्रिज्म में से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में विद्यमान विभिन्न रंगों की किरणों द्वारा प्रिज्म में उत्पन्न विचलन में लाल रंग का विचलन सबसे कम और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, मतलब लाल रंग की तरंग दैर्घ्य क्या होगी, सबसे अधिक होगी, और बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक है तो बैंगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो सूर्य का प्रकाश मुख्य रूप से 7 रंगों से मिलकर बना माना जा सकता है। प्रिज्म केवल इन रंगों को अलग अलग कर देता है। विभिन्न रंगों की तरंग दैर्घ्य भी भिन्न भिन्न होती है, मतलब सभी रंगों की तरंग दैर्घ्य क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो न्यूटन के पश्चात कई अन्वेषक आए जिन्होंने सूर्य के प्रकाश किस प्रिज्म से गुजरने वाले प्रकाश का अध्ययन किया और उन्होंने देखा कि लाल रंग के ऊपर और बैंगनी रंग के भी नीचे भी कई रंग होते हैं। इन्हें उन्होंने प्रकाश न कहकर अवरक्त विकिरण या परावैंगनी विकिरण का नाम दिया। ये विकिरण आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। अब देखिए इधर से हमारा 1 नंबर का क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन में आ गया किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, बैंगनी का। किस रंग का विचलन सबसे कम होता है, लाल रंग का। किस रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, लाल रंग की। किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, बैंगनी रंग का। देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए खतरे के सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं। तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है, मतलब जो लाल रंग की तरंग दैर्घ्य है वो हमें बहुत अधिक दूरी से दिखाई दे जाएंगी, इसलिए जो खतरे का सिग्नल होता है वो लाल रंग का बनाया जाता है, क्योंकि हमें लाल रंग बहुत अधिक दूरी से दिखाई दे जाएगा। आज की वीडियो यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।